भारत सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है, बशर्ते पूरी छूट मिले। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा ने कही थी, और वो भी ऑल इंडिया रेडियो पर एक इंटरव्यू के दौरान। ये वाकया 1965 के नवंबर महीने का है, लेकिन सिर्फ 3 महीने के बाद ही 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसा होता है। एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान लंदन जाते वक्त फ्रांस में एल्प्स की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया और हिंदुस्तान गम के समंदर में डूब गया, क्योंकि इस विमान हादसे ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक और परमाणु कार्यक्रम में भारत को मजबूत बनाने का सपना देखने वाले होमी जहांगीर भाभा की जान ले ली थी। देखने में एक आम विमान हादसा क्या वाकई हादसा था या फिर एक गहरी साजिश? इस सवाल की जंजीर में हिंदुस्तान पिछले 57 सालों से जकड़ा हुआ है, क्योंकि शक तो है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, मगर उस साजिश को साबित करने के लिए जिन सबूतों की ज़रूरत है वो हिंदुस्तान के पास पूरे के पूरे मौजूद नहीं हैं। और एल्प्स की माउंटेन रेंज की सफ़ेद बर्फ़ की तह में कहीं ना कहीं इस साजिश की असलियत सांस ले रही है। तो क्या था ये पूरा हादसा और क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। लेकिन मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें ऐसी ही और अच्छी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1909 में एक अमीर पारसी परिवार में होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एटॉमिक फिजिक्स में दिलचस्पी दिखाई और उसी क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 1939 में होमी जहांगीर भाभा विदेश से हिंदुस्तान वापस आ गए। उस दौर में हिंदुस्तान की सियासत दूसरी करवट ले रही थी और मुल्क आज़ादी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हिंदुस्तान के लीडरों में जवाहरलाल नेहरू की जगह अग्रिम पंक्तियों के नेताओं में होती थी। ऐसे में धीरे धीरे होमी जहांगीर भाभा की जवाहरलाल नेहरू के साथ अच्छी दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती वक्त गुजरने के साथ साथ और गहरी होती चली गई। देश के आज़ाद होने के बाद 1948 में जब हिंदुस्तान के तमाम वैज्ञानिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तभी होमी जहांगीर भाभा ने जवाहरलाल नेहरू से भारत को परमाणु की ताकत और उसकी संपन्नता के बारे में चर्चा की और मुल्क को परमाणु संपन्न देश होने के फायदे बताए। तभी 1948 में ही भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और भाभा को इस कार्यक्रम का डायरेक्टर भी बना दिया गया। भाभा की काबिलियत से अमेरिका अच्छी तरह वाकिफ था और अमेरिका उस वक्त बुरी तरह से चौंक गया था जब 1955 में एक परमाणु कार्यक्रम के सिलसिले में भाभा ने यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक सभा की अध्यक्षता की और वहां अपने देश के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में करीब 73 देशों के 1500 नुमाइंदे मौजूद थे। भाभा की बातों से अमेरिका के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि उस समय भारत की नज़दीकियां यूएसआर से ज़्यादा थीं। इसी बीच 60 के दशक में चीन और भारत का युद्ध हुआ। युद्ध में भारत को हार मिली और चीन ने फिर एक परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया, खास तौर पर अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका और रूस के बाद अब चीन भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका था। इसी बीच भारत में होमी जहांगीर भाभा ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रफ्तार देनी शुरू कर दी थी और ये बात अमेरिका जान चुका था। भारत सरकार भी होमी जहांगीर भाभा के कार्यक्रम को पूरा सहयोग करने लगी और इसी बीच भारत ने राजस्थान में अपना पहला परमाणु पावर प्लांट लगाने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर दस्तखत भी कर दिए। लेकिन होमी जहांगीर भाभा अपने काम में लगे रहे
और 1963 में उन्होंने भारत को अमेरिका और सोवियत संघ के साथ साथ चीन के बेहद करीब पहुंचा दिया था। बस एक परमाणु परीक्षण करने की ज़रूरत थी और उसकी भी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। इसी बीच 1964 के मई के महीने में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। इसने होमी जहांगीर भाभा के तेज रफ्तार कदमों को कुछ धीमा कर दिया। केंद्र में सरकार की कमान अब लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आ गई। चीन की हार का सदमा पहले ही भारत की सरकार को गहरा लगा हुआ था। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर हमला करके भारत की ताकत को आजमाने की हिमाकत कर डाली। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जंग में ज़बरदस्त पटखनी दी, मगर उसके तमाम वैज्ञानिक कार्यक्रमों की रफ्तार धीमी पड़ गई। तभी होमी जहांगीर भाभा ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की और उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ उसकी ज़रूरत और फ़ायदे भी उनको बताए। लाल बहादुर शास्त्री को पहले से ही अंदाज़ा था कि होमी जहांगीर भाभा किसी कार्यक्रम के लिए इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने बिना एक पल गंवाए भाभा को हरी झंडी दे दी। बताया जाता है कि भाभा को लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया था कि वो जब चाहे तब, यानी आधी रात के बाद भी बिना संकोच उनसे न सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि वो चाहे तो घर भी आ सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में खबर अमेरिका तक पहुंच चुकी थी और अमेरिका जान चुका था कि लाल बहादुर शास्त्री कितने पक्के और दृढ़ निश्चय वाले प्रधानमंत्री हैं और होमी जहांगीर भाभा से उनकी नज़दीकी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि भारत बहुत जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है और अगर ऐसा हो गया तो भारत को आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा की तैयारी और उनके आयोग की प्रगति वाकई ऐसी थी जिसका इशारा उन्होंने 1965 के नवंबर महीने में उस वक्त कर दिया था जब ऑल इंडिया रेडियो के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि भारत सिर्फ 8 महीने के भीतर ही दुनिया की परमाणु ताकत की लीग में शामिल हो सकता है। ये बात उन्होंने उस ठोस आधार पर कही थी जिसकी तैयारी का वो जायजा ले चुके थे, यानी भारत करीब करीब परमाणु परीक्षण की दहलीज तक पहुंच चुका था। कहते हैं कि जनवरी 1966 के महीने की शुरुआत में ही होमी जहांगीर भाभा ने किसी बड़े कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से हरी झंडी ले ली थी और इसी बीच उन्हें एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए वियना जाना था। यानी ये बात अब हवा में तैरने लगी थी कि होमी जहांगीर भाभा अब पूरी तरह से फ्री हैंड होकर भारत में परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बाद ही अचानक हिंदुस्तान को एक ही महीने के भीतर और वो भी महज 13 दिनों के अंदर 2 बड़े और तगड़े झटके लगे। 11 जनवरी को ताशकंद में बड़े ही रहस्यमयी हालात में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, जबकि उनकी मौत के ठीक 13 दिन के बाद होमी जहांगीर भाभा एल्प्स की पहाड़ियों में विमान दुर्घटना का शिकार हो गए। 14 जनवरी को मुंबई से एयर इंडिया की कंचनजंगा फ्लाइट ने उड़ान भरी। उसमें 11 क्रू मेंबर के साथ साथ 106 मुसाफिर थे। ये विमान सुबह 8:02 पर लंदन के लिए रवाना हुआ था। ये रास्ते में बेरूत और जेनेवा होते हुए लंदन पहुंचने वाला था, लेकिन वियना में उतरने से पहले ये विमान इटली और फ्रांस की सीमा पर मौजूद एल्प्स के माउंटेन रेंज में मोंट ब्लांक के पास बर्फीली पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना के बाद रेस्क्यू टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक विमान का नामो निशान खत्म हो चुका था। बात ये निकल कर सामने आई कि प्लेन का जला हुआ मलबा पूरी तरह से ग्लेशियर में धंस गया, मगर जहाँ तक विमान के टुकड़े बिखरे थे वहाँ विमान के सामान में मौजूद रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, अखबार और कागज़ों के टुकड़े और चींटियाँ वगैरह ही पड़ी मिली।
इतना ही नहीं, उस विमान का न तो आज तक ब्लैक बॉक्स मिला और न ही बड़े हिस्से का मलबा ही मिल सका। इसके बाद इस पूरे मामले में कई जांच तो हुई, लेकिन कोई भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। आखिर में फ्रांस की सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाई जिसमें लिखा था कि बेरूत से उड़ान भरते समय ही इस विमान के कुछ उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था, और उन्हीं उपकरणों में से एक था वो यंत्र जिसमें VHFOR भी शामिल था, जिसे वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज भी कहा जाता है। ये वो उपकरण है जिससे हवाई जहाज से ज़मीन की दूरी नापी जाती है, और रिपोर्ट के मुताबिक उस विमान का यही सबसे ज़रूरी उपकरण खराब बताया गया, और इसी को हादसे की सबसे बड़ी वजह बताई गई, क्योंकि कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने अपनी ऊंचाई 19,000 फीट बताई थी, यानी मोंट ब्लांक में पहाड़ियों से करीब 3,000 फीट ऊपर। तब कंट्रोल रूम ने विमान की पोजीशन को क्लियर करते हुए पायलट को विमान उतारने को कहा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पायलट ने इस बात को समझने की भूल कर दी कि उसका विमान पहाड़ियों को पार कर चुका है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तभी लैंडिंग के वक्त एल्प्स की पहाड़ियों में विमान टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि ये थ्योरी भरोसे लायक नहीं था, मगर इस पर भरोसा करने के सिवाय फिलहाल कोई चारा भी नहीं था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने बताया कि होमी जहांगीर की मौत नहीं बल्कि हत्या थी। इसी में एक कहानी है 2017 की। 2017 में उस विमान हादसे के कुछ सबूत हाथ लगे थे। फ्रांस में एल्प्स पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैंक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। उस वक्त बताया गया कि ये अवशेष उन लोगों के ही हो सकते हैं जो 1966 के एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में मारे गए थे। मानव अवशेष की खोज करने वाले डेनियल रोसे ने कहा था कि मैंने इससे पहले इन पहाड़ियों पर कभी भी मानव अवशेष जैसे साक्ष्य नहीं पाए। इस बार मुझे एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। हालांकि बाद में पता चला कि जो अवशेष मिले हैं वो किसी महिला के हैं। हो सकता है कि उस महिला की जान उसी विमान हादसे में गई हो। ये दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि मानव अवशेष के साथ वहाँ एक विमान का जेट इंजन भी मिला था। एक वाकया और सामने आया जिसमें एक CIA एजेंट ने इस दुर्घटना में अमेरिका के हाथ होने की बात कबूल की। उस CIA एजेंट का नाम था रॉबर्ट ट्रम्बुल क्रावले। करीब 6.5 फुट की कदकाठी वाले क्रावले 1986 में अमेरिका की स्पेशल मिलिट्री सर्विस यानी आर्मी रिजर्व से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के वक्त रॉबर्ट टी क्रावले की रैंक थी लेफ्टिनेंट कर्नल। उनके रिटायरमेंट के करीब 7 साल बाद 1993 में एक अमेरिकी पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने उनसे संपर्क किया था। असल में CIA में रॉबर्ट का ज़्यादातर वक्त डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक में ही बीता था। ये खुफिया एजेंसी का वो महकमा है जहां दुनिया भर में खुफिया एजेंसी CIA कहाँ किस तरह से कैसे काम करेगी उसकी सारी प्लानिंग होती थी, जो सीधे तौर पर CIA के डायरेक्टर के अंडर आता है। इसे डायरेक्टरेट ऑफ प्लान भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्रावले की करीब 3 साल तक यानी 1993 से लेकर 1996 तक लगातार डगलस से बात होती रही। असल में डगलस CIA के कार्यकलापों के साथ साथ उनके काम करने के तौर तरीकों के बारे में रॉबर्ट से जानकारी हासिल कर रहे थे, और उसी बातचीत के दौरान रॉबर्ट टी क्रावले ने भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा के बारे में CIA के ऑपरेशन का खुलासा किया था। अपनी बातचीत के दौरान रॉबर्ट टी क्रावले ने ये बात मानी थी कि भारत के होमी जहांगीर भाभा एक जीनियस साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक देशभक्त भी हैं। चूँकि भाभा न तो धमकियों से डरने वाले हैं और न ही उन्हें खरीदा जा सका, इसलिए उनका ये इंतजाम किया गया। पत्रकार डगलस के साथ अपनी बातचीत में रॉबर्ट ने बड़ी ठसक से ये बात कही थी कि CIA अगर चाहती
तो उस हवाई जहाज़ को वियना के आसमान पर ही उड़ा सकती थी, लेकिन उसे जानबूझकर मोंट ब्लांक की पहाड़ियों पर क्रैश किया गया ताकि बर्फीली पहाड़ियों को बलि का बकरा बनाया जा सके। यानी पत्रकार डगलस के साथ हुई बातचीत में खुद CIA के पूर्व एजेंट ने इस बात को कबूल किया है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत जिस हवाई दुर्घटना में हुई थी उसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले से ही जानती थी, और जानती ही नहीं थी बल्कि उसमें उसका पूरा हाथ था। यानी बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भाभा को इसीलिए खामोश किया गया ताकि भारत परमाणु के क्षेत्र में आगे न बढ़ सके। ये बात खुद रॉबर्ट टी क्रावले ने मानी थी कि भाभा की मदद से भारत परमाणु बम बनाने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था, और उन्होंने एलानिया इस बात को कह भी दिया था। इतना सब कुछ साफ होने के बाद भी भारतीय सरकारों की हिम्मत नहीं हुई कि इस बारे में अमेरिका से सवाल किए जाएं, और आज के समय तो भारत की मजबूरी भी है कि वो चीन से लड़े या अमेरिका से दुश्मनी करे। और इस समय तो भारत चीन और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है। अगर वो अमेरिका से अपनी दूरियां बढ़ाता है तो चीन कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएगा। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ होने के बाद भी ये घटना एक रहस्य ही बनी रह जाएगी। आप सबका इस बारे में क्या मानना है और भारत सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।